नमस्कार बच्चों। नवोदय विद्यालय समुदाय नोएडा ई सामग्री में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रस्तुतकर्ता दामोदरन पीवी, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, त्रिशूर, केरल। प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं। वे हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि भी हैं। हिंदी साहित्य क्षेत्र में वे प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई और कॉलेज की शिक्षा प्रयाग में। जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाध्याय में लग गए। अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। बचपन से ही वे काव्य रचना में रुचि रखते थे और आगे चलकर हिंदी के महान कवि बन गए। अब हम देखेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, लोकायतन, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। और पंत जी को बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रचना का नाम है कला और बूढ़ा चांद 1960 में, पद्म भूषण पुरस्कार 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में, रचना का नाम है चिदंबरा। यह हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहाड़ों पर घूमे होंगे। भला ऐसा कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। आइए हम भी पर्वत प्रदेश में पावस कविता के माध्यम से पूरा पहाड़ घूम कर आएंगे और पल पल बदलते प्रकृति सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारेंगे। तो कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु होती है तब जो परिवर्तन होता है उसका मानवीकरण किया है। तो सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और उसका आस्वादन कीजिए। पावस ऋतुधि पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरे का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं छांग रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लोभोधर, फटका अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए थरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बहुत अच्छी कविता। अब हम इस कविता को विस्तार से समझेंगे। शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतुधि पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो हम शब्दार्थ देखेंगे। पावस शब्द का अर्थ है वर्षा। पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु। पल पल शब्द का अर्थ है क्षण क्षण। परिवर्तित, परिवर्तन शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। परिवर्तन शब्द का अर्थ है बदलाव। परिवर्तित माने बदला हुआ। प्रकृति वेश,
प्रकृति का रूप। तो कवि कहता है पहाड़ों पर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पहाड़ों पर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पहाड़ों पर बारिश होने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं? क्या होते हैं? कभी कभी बारिश होते हैं, कभी धूप निकल आते हैं, कभी आसमान साफ हो जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी कोहरा छा जाता है। इस प्रकार पल पल प्रकृति बदलती रहती है। तो कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में जब बारिश का मौसम आ गया, वर्षा ऋतु का आगमन जब हुआ, तब पल पल प्रकृति परिवर्तित होने लगी। तो यही कवि कहना चाहता है। तो पावस ऋतु के अलावा कौन कौन से ऋतु है आप जानते हैं ना? पावस माने वर्षा, वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर आते हैं, शिशिर के बाद वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा। तो इस प्रकार इसको चक्र कहते हैं, ऋतु चक्र कहता है। ऋतु कितने हैं? 6 ऋतु, 6 ऋतुएं हैं। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर वर्षा चक्र शुरू हो जाता है। तो कवि इसमें यही कहते हैं कि पावस के मौसम में, मतलब बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में क्या है? पहाड़ों पर बारिश होती है। पहाड़ों पर बारिश होने से क्या होता है? ऐसा लगता था मानव प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, कभी आसमान साफ हो जाता है, कभी कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी कभी आसमान बिल्कुल साफ, कभी कभी कोहरा छा जाता है। इस प्रकार हर क्षण जो है परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति में परिवर्तन तो होती रहते हैं। तो यही कवि कहते हैं। अगली पंक्तियां देखिए। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। मेखलाकार, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करखनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करखनी जो है कमर में पहनने वाला आभूषण है, वो आप ऊपर के चित्र में देखते हैं ना, उसी प्रकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए कवि ने उसको करखनी कहा है। दूसरा शब्द है अपार। अपार शब्द करते हैं विशाल। अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, उसमें सहस्र शब्द का अर्थ है हजार, दीर्घ सुमन पुष्प रूपी आंखें, फाड़ खोलकर, अवलोक रहा है। अवलोक शब्द का अर्थ है देख रहा, देख, बार बार, नीचे जल में निज, निज शब्द का अर्थ है अपना, महाआकार, महा आकार, विशाल आकार। तो कविता का अर्थ क्या हुआ? तो कवि कहता है सामने करखनी के आकार की पहाड़ की ढाल दूर दूर तक फैला हुआ है, उन्हीं पहाड़ों पर हजारों फूल खिले हुए हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। तो उन्हीं पहाड़ों पर हजारों फूल खिले हुए हैं, लेकिन कवि के अनुसार वो फूल फूल नहीं है, फिर क्या है? वो पहाड़ की आंखें हैं। पर्वत अपनी पुष्परूपी आंखें खोलकर बार बार नीचे देख रहा। नीचे क्या है? नीचे जल है। जल कहां से आया? वर्षा का पानी नीचे जम गया है, तालाब बन गया है। तो विशाल पर्वत अपनी पुष्परूपी आंखों से नीचे जल में अपना विशाल आकार देख रहा है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपना सौंदर्य देख रहा है। तो कवि इसको कैसे चित्रित किया है? एक अचेतन माने पर्वत का चेतन रूप में मानवीय क्रियाकलापों की जैसा चित्रित किया है। तो कवि कहता है कि हजार हजार पुष्परूपी आंखों से वो देख रहा है, तो इसको कहते हैं मानवीकरण। तो एक अलंकार का नाम है मानवीकरण, जहां अचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं और संबंधों को दर्शाकर उन्हें मानव की भांति आचरण करते हुए दिखाया गया है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें आप देखिए, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़ कर देख रहा है, पुष्परूपी आंखें खोलकर देख रहा है। क्या देख रहा है?
अपना महा आकार, अपना विशाल आकार पानी में देख रहा है। नीचे के चित्र में आप देखिए, उसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि पर्वत अपना प्रतिबिंब, अपना आकार नीचे पानी में देख रहा है। पानी जो है दर्पण जैसा चमक रहा है। के चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। सबसे पहले शब्दार्थ हम देखेंगे। चरण शब्द का अर्थ है पैर, ताल शब्द का अर्थ है तालाब। दूसरी पंक्ति में गौरव, गौरव शब्द का अर्थ है महिमा। मद शब्द का अर्थ है मस्ती। नस नस रग रग। लड़ी शब्द का अर्थ है माला। झरता, झरता शब्द का अर्थ है गिरता। निर्झर, निर्झर शब्द का अर्थ है झरना। झाग, झाग शब्द का अर्थ है फैन। तो कवि क्या कहते हैं, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो कवि कहते हैं वर्षा का पानी नीचे पर्वत के चरणों के पास जम गया है, वो विशाल तालाब बन गया है। कवि कहता है कि वो तालाब दर्पण के समान साफ स्वच्छ और पारदर्शी था, उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। इसलिए कवि कहते हैं जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इधर कवि ने तालाब की तुलना किससे की है? तालाब की तुलना दर्पण से की है। नीचे तालाब का पानी दर्पण की तरह चमक रहा है, पर्वत दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है। तालाब और दर्पण दोनों में समानता दर्शाई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? उसमें उपमा अलंकार है। दूसरी पंक्तियों को देखिए। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि कहता है वर्षा के कारण पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले झरने ऐसे मनोरम लगते हैं मानो ये मोती की लड़ियां हो। मोती की लड़ियां सुंदर सुंदर सफेद होती हैं। ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है, वे उत्साह और उमंग से उत्प्रोत हो जाते हैं। इसमें झाग भरे निर्झर की समानता किससे की गई है? मोती की लड़ियों से। इसलिए भी इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी उपमा अलंकार है। तो एक बार देखना। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। बहुत सुंदर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है। झांग रहे नेरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो हम शब्दार्थ देखेंगे। गिरिवर, गिरिवर शब्द का अर्थ है ऊंचा पर्वत। गिरिवर के उर, उर शब्द का अर्थ है दिल। उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। उच्चाकांक्षा माने ऊंचा उठने की इच्छा। तरु माने पर्वत। है झांग रहे नेरव नभ पर। नेरव शब्द का अर्थ है शांत मौन। नभ आकाश। अनिमेष एकटक। अटल शब्द का अर्थ है स्थिर। तो कवि क्या कह रहे हैं इसमें? कवि कह रहे हैं पहाड़ की छाती में बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। देवदारू, शाल जैसे बड़े बड़े पेड़ पर्वतों में दिखाई पड़ते हैं। वर्षा में नहाए हुए ये पेड़ मानव की उच्च आकांक्षाओं की तरह, ऊंचा उठने की इच्छा की तरह शांत आसमान में अपलक छांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पेड़ और ऊंचा उठना चाह रहे हो, इसी चिंता में डूबे हुए हो। तो देखना, गिरिवर के उर से उठ उठकर, पहाड़ की छाती से ऊपर उठकर, किसकी तरह? मानव की उच्च आकांक्षाओं की तरह, ऊंचा उठने की इच्छा की तरह ये पेड़ जो है आसमान की ओर झांक रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो और ऊंचा उठना चाहते हैं।
हे झांग रहे नेरव नभ पर, शांत आकाश में ऐसे झांग रहे हैं कि उसे और ऊंचा उठना है। कैसे? अनिमेष, अपलग होकर देख रहे हैं, स्थिर होकर देख रहे हैं और कुछ चिंता पर, ऊंचा उठने की चिंता में वो आकाश की ओर देख रहे हैं। तो यही इसका भाव। उड़ गया अचानक लो बोधर, फटका अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, हे टूट पड़ा भूप पर अंबर। तो हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। बोधर, बोधर शब्द करते हैं पहाड़। पारद के पर, पारद के पर शब्द करते हैं बादल के पंख। रव, रव शेष रह गए, रव शब्द करते हैं आवास। टूट पड़ा भूप पर अंबर, टूट पड़ना आक्रमण करना, अंबर आकाश। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो पहली लाइन देखिए, उड़ गया अचानक लो बोधर। तो कवि कहता है लो उधर देखो, एक पूरा पहाड़ गायब हो गया। वो बादल रूपी अपने चमकीले सफेद पंख फड़फड़ाता हुआ अचानक कहीं उड़ गया है। उड़ गया अचानक लो बोधर, फटका फड़फड़ाते हुए अपार पारद के पर, अपने बादल रूपी सफेद पंख फड़फड़ाते हुए कहीं उड़ गया है। आशय यह है कि अचानक पहाड़ के समान सफेद बादल, चमकीले बादल आकाश में छा गए। फिर वो बादल पूरे पहाड़ में फैल गए, पहाड़ अदृश्य हो गया, पहाड़ कहीं दिखाई नहीं देता। तो कवि कहते हैं कि पहाड़ पंख लगाकर कहीं उड़ गया है। उड़ गया अचानक लो बोधर, फटका अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर। यहां तक कि झरने भी दिखाई नहीं देता, बस उसके झरझर आवाज शेष रह गए हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, झरने भी दिखना बंद हो गए हैं, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है हे टूट पड़ा भूप पर अंबर। फिर क्या हो गया? टूट पड़ा भूप पर अंबर, अर्थात आकाश ने धरती पर टूट पड़ा हो, अर्थात उन्हीं बादलों से तेज वर्षा होने लगी। कवि को ऐसे लगा कि आकाश ने बारिश रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार पूरे आसमान इधर फैल गया, कोहरा छा गया और पहाड़ दिखना बंद हो गया, निर्झर का कहीं पता भी नहीं है। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, योम जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो सबसे पहले इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। धस गए, धस गए का अर्थ है दब गए। ताल, ताल माने तालाब। शाल, शाल एक वृक्ष का नाम है जो पहाड़ों में पाया जाता है। जलदयान, जलदयान का अर्थ है बादल रूपी विमान। विचर विचर अर्थ है घूम घूम कर। इंद्रजाल, जादूगिरी। तो पहले पंक्ति देखिए, धस गए धरा में सभे शाल। जब आकाश ने वर्षारूपी बाणों से धरती पर आक्रमण करना शुरू किया तो सभी पेड़ भयभीत हो गए। शाल के पेड़ बादलों के झुंड में ऐसे धसे हुए प्रतीत हो रहे थे कि लगता है मानो वे भयभीत होकर धरती में धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद कवि कह रहा है उठ रहा धुआं जल गया ताल, अर्थात तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो तालाब के जल में आग लग गई हो। कहने का आशय यह है कि तालाब से बादल ऊपर उड़ रहे थे तो कवि को ऐसा लगा कि ताल जल गया है, उसकी धुआं उठ रहा है। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र कौन है? इंद्र तो वर्षा की देवता है। वर्षा ऋतु के आगमन से
इतने सारे जादुई परिवर्तन पहाड़ों में हो रहा है, ऐसा लगता है वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई खेल दिखा रहा है। आशय यह है कि वर्षा में पहाड़ पर अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि ने वर्षा काल में पर्वतों की क्षण क्षण बदलती शोभा का वर्णन किया है। कवि ने दिखाया है कि विशाल पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं। पर्वत करघनी जैसा विशाल है, उसका प्रतिबिंब नीचे वाले तालाब में दिखाई दे रहा है। पहाड़ से गिरने वाले झरने झरझर करते हुए शोर कर रहे हैं। उनका झाग वाला जल मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहा है। पहाड़ पर खड़े हुए पेड़ बहुत ऊंचे हैं। वे मानो नीले शांत आकाश को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं। कवि ने दिखाया है कि कभी पहाड़ जैसे चमकीले बादल आकाश में उड़ चले हैं, कभी वे धरती पर टूट पड़े हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धस गए ऐसे लगते हैं। तालाब का धुआं उसका जलने का संकेत देता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पर्वतों पर मायावी खेल से दिखाई देते हैं। इसमें कवि ने पर्वत, तालाब, झरने, बादल आदि का मानवीकरण करके प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पूरी कविता की व्याख्या सुनी। अब इन प्रश्नों को देखिए, पढ़िए और गृह कार्य के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन सा परिवर्तन आते हैं? दूसरा, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने तालाब की तुलना किससे की है? झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? कविता से मानवीकरण एवं उपमा अलंकार का एक एक उदाहरण बताइए। बच्चों, पाठ से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ लिंक दे रहा हूं, आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।